व्यक्तियों की गतिविधियों पर अनावश्यक रोक-टोक की जो अनुपस्थिति होती है, वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता कहलाती है। आज के इस एपिसोड में भारतीय संविधान के भाग 3 में जो स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार प्रदान किया गया है नागरिकों को, उसको हम कवर करेंगे। और यह जो आज़ादी दी गई है या स्वतंत्रता दी गई है, वह वास्तव में जो हमारी डेमोक्रेसी है, जिसमें लोगों को अपना मत व्यक्त करने के लिए आज़ादी होती है, उसको जीवंत बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्योंकि इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से उड़ने वाले देश के रहनुमाओं से, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। तो एक तरीके से यह जो अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यह वास्तव में व्यक्तियों को अपने मत को रखने के साथ साथ देश में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उसको करने के लिए एक सीरीज दी गई है। व्यक्ति के विकास के लिए इस अधिकार ने एक सीरीज प्रदान की है। इस सीरीज में अनुच्छेद 19 के तहत जब संविधान बना तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं या अधिकार दिया गया था, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत केवल 6 प्रकार के अधिकार हैं। 7वां अधिकार जो था वह संपत्ति से संबंधित था और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से भाग 3 से हटाकर संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 का के तहत उसे स्थापित कर दिया गया या उसमें इसका प्रावधान कर दिया गया। कवर करते हैं आज अनुच्छेद 19 की जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है या अधिकार हैं उनको। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है। इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको समझते हैं। पहली स्वतंत्रता को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है वह अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति बोल सकता है, अपना मत व्यक्त कर सकता है, मौन रख सकता है, सरकार के खिलाफ सकारात्मक आलोचना कर सकता है, सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों में कमियां हैं, उन कमियों को व्यक्ति एक्सप्रेस कर सकता है, व्यक्ति मौन रख सकता है, व्यक्ति अपनी बात को टेलीविजन के माध्यम से, मूवी बनाकर, इंटरनेट के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। मीन्स अनुच्छेद 19 का जो पहली आज़ादी है वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसका प्रयोग करते हुए व्यक्ति एक दायरे में रहकर, सकारात्मक दायरे में रखकर कुछ लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, मौन रख सकता है। जैसे कोई मैच हो रहा है, उस मैच में भारत जीत रहा है तो भारत के फ्लैग को वह फहरा सकता है। तो अनुच्छेद 19 के तहत ये आज़ादी है। दूसरी इसमें आज़ादी है शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। सभा करने का अधिकार, इसका मतलब क्या है कि व्यक्तियों को, नागरिकों को यह आज़ादी है, स्वतंत्रता है कि वह अपनी बातों को रखने के लिए, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए
सभा बुला सकते हैं। यह सभा धार्मिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है। मीन्स यह है कि व्यक्ति को लगता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं और एक ग्रुप को अपनी बातों को बताना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत ही यह स्वतंत्रता है कि आप अपनी बातों को लोगों तक एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। इसी के तहत अनुच्छेद 19 में ही तीसरी जो स्वतंत्रता है वह है संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अब आपको लगता है कि हमने सभा किया और जरूरी है कि अपने इस सभा को कंटिन्यू रखा जाए, और कंटिन्यू रखने के लिए हम एक संघ का निर्माण कर लेते हैं। चाहे वह किसानों से संबंधित मामला हो तो आप किसान यूनियन बना सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए सभा से काम नहीं बनेगा, एक प्रॉपर चुनाव लड़ते हैं, पार्टी बना लेते हैं, तो आप राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। आप ये जो देश में चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे राज्य स्तरीय पार्टी हो, मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस तो स्वतंत्रता आंदोलन के पहले ही थी। भाजपा को समझ लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, इन सब को बनाने का अधिकार या स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 में। तो कहने की मीनिंग ये है कि आपको लगता है कि हम अपनी बातों को या अपना विकास एक पार्टी बना के कर सकते हैं। यस यू कैन। इसी में दूसरी बात जो है सहकारी समिति बनाने का अधिकार, इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया और इसे संविधान के भाग 9 ख में स्थान दिया गया। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को लगता है कि कोई बिजनेस व्यापार करना है तो हम कुछ लोग मिलकर करें काम, ताकि हमें अच्छे से फायदा भी हो सके। मान लीजिए दूध का उत्पादन कई किसान करते हैं या कई व्यक्ति करते हैं, लेकिन वे अलग अलग अपने दूध को बेचते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको समय पर पैसा भी नहीं मिलता, सही मूल्य भी नहीं मिलता। तो लोगों के मन में आया कि चलो ठीक है, हम लोग एक सहकारी समिति बना लेते हैं और इस सहकारी समिति के माध्यम से काम करेंगे तो हमें लोन भी मिल जाएगा, समय पर हमारा पेमेंट भी मिल जाएगा, और अगर हमें कम मूल्य मिल रहा है तो हम उस पर क्रेता पर दबाव बना के अपने वस्तु का या अपने दूध का जो मूल्य है उसका भी हम बढ़ावा दिला लेंगे या बढ़ावा कर लेंगे। तो इसी अनुच्छेद के तहत सहकारी समितियों को भी बनाने का अधिकार है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण अधिकार या स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद 19 में है वह है अवैध रूप से भारत राज्य क्षेत्र में संचरण मीन्स आवागमन की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडियन टेरिटरी में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा कि आप यूपी से हैं तो आप कर्नाटक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे तो अनुच्छेद 32 जिंदा है। तो आपको लगता है कि हम देशाटन करें, आपको लगता है कि हम कन्याकुमारी जाएं, रामेश्वरम जाएं, बनारस जाएं, उत्तराखंड जाएं, काशी पीठ जाएं, जहां भी जाना है वहां जाइए। आपको लगता है कि हम जाके कोटा में तैयारी करेंगे, जाइए। आपको लगता है कि मुखर्जी नगर में जाके हमें तैयारी करना है, यस जाओ, तैयारी करो, IAS बनो, PCS अधिकारी बनो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि हम गुजरात में जाएं, वहाँ पर अच्छी नौकरी हमें मिल सकती है, यस आप जाओ, कहीं दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 19 में जो एक आज़ादी है वह आज़ादी है कि भारत के
राज्य क्षेत्र में कहीं भी आबाद रूप से संचरण की आज़ादी मिली हुई है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह अनुच्छेद जो है वह भारत के राज्य क्षेत्र में ही संचरण की आज़ादी देता है। भारत से बाहर जाने की आज़ादी अनुच्छेद 19 के तहत नहीं है आज़ादी, पर उसको आपको लेने के लिए अनुच्छेद 21 का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो संचरण या आवागमन की आज़ादी है वह केवल भारत के राज्य क्षेत्र में है। और भारत का राज्य क्षेत्र कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में आप खूब घूमिए, नाचते रहिए। एक दिन इस राज्य में, दूसरे दिन उस राज्य में, हो सके तो एक ही दिन में पूरा भारत घूम लीजिए। आप कैसे घूमेंगे तो आपके ऊपर है। अब आपको आबाद रूप से आप आए गए और आपको लगा कि हमें कर्नाटक में रह लेना चाहिए या बस जाना चाहिए, तो इसी अनुच्छेद में आपको अधिकार मिला है बसने या घर बनाने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं, किराए पे रह सकते हैं, किराए पर रूम लेकर रह सकते हैं, बट किराया पर रहेंगे तो रूम रेंट तो पे ही करना पड़ेगा। आप कहीं भी घर बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इसी अनुच्छेद में एक और स्वतंत्रता मिली है और वह स्वतंत्रता है कोई भी पेशा करने की स्वतंत्रता या व्यापार करने की स्वतंत्रता या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आपके पास यह अधिकार है कि आप कोई भी पेशा कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, जो मन करे वो करिए। इसी तरीके से आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, आप वस्तुओं का व्यापार कर सकते हो, आप कपड़ा बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप कोई भी व्यवसाय भी कर सकते हो। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी और जो एक और स्वतंत्रता थी संपत्ति से संबंधित, उसको रिमूव कर दिया गया है। उसको अनुच्छेद जब हम 31 पढ़ेंगे तब उसमें हम कवर करेंगे। अब आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जितने प्रावधान दिए गए हैं, वो अपवादों से मुक्त नहीं है। सारे आर्टिकल जो मूल अधिकार से संबंधित हैं उन पर कुछ सकारात्मक रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया गया है। तो अनुच्छेद 19 पर भी कुछ अपवाद हैं या उस पर लिमिटेशंस लगाई गई हैं या प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन प्रतिबंधों को भी पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 के प्रतिबंध। पहला प्रतिबंध है कि आपको बोलने की आज़ादी मिली है तो आप किसी की अवमानना नहीं कर सकते, किसी को आप गाली नहीं दे सकते, भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध नहीं बोल सकते, भारत के जो विदेशी राज्यों से मधुर संबंध हैं या अच्छे संबंध हैं उनके बारे में आप गलत आलोचना नहीं कर सकते। मीन्स यह हुआ कि आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आप उसमें बोल सकते हो, लिख सकते हो, वीडियोस बना के अपने संदेश को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप किसी को वीडियो बनाकर गाली नहीं दे सकते हो। अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं तो आप अमेरिका के बारे में गलत तरीके से उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सकारात्मक रूप से आप किसी को क्रिटिसाइज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि भारत सरकार के संबंध उस देश से खराब हो जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी तरीके से आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप भारत की एकता और अखंडता के बारे में नहीं बोल सकते कि भारत से आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन से एक नया
देश बनाएंगे। नो, आपको मूल अधिकार तभी मिलेंगे जब यह देश रहेगा, और देश रहे स्थिर रहेगा तभी संविधान बचेगा। जब देश ही स्थिर नहीं है तो संविधान कहाँ बचेगा, और संविधान नहीं बचा तो आपको अधिकार कहाँ से मिलेगा। तो इन टोटलिटी मीन ये है कि अधिकार आपको तभी मिलेंगे जब यह देश स्थिर रहेगा, और जब देश स्थिर रहेगा तभी संविधान स्थिर रहेगा। तो आज़ादी मिली हुई है, लेकिन भारत से अलग होने की आज़ादी नहीं मिली है। आप ये नहीं बोल सकते कि दो धर्मों के बीच में संघर्ष हो जाए, दो जातियों के बीच में संघर्ष हो जाए। इस प्रकार की आज़ादी आपको अनुच्छेद 19 में नहीं मिली है। इसी तरीके से आपको सभा करने की आज़ादी है, तो आप सभा करने के लिए किसी के दरवाजे पर सभा नहीं कर सकते बिना उसकी अनुमति के। आप रोड पर सभा नहीं कर सकते। पता चला ट्रैफिक को आपने जाम कर दिया, अरे नहीं भाई, आपको आज़ादी मिली है, कहीं मैदान देखिए, उस मैदान में बैठिए शांति से, लेकिन वहां पर हथियार लेकर आप सभा नहीं कर सकते। और उस सभा में आप भारत के विरोध में नहीं सभा कर सकते, या किसी समुदाय के विरोध में सभा नहीं कर सकते। और आपकी सभा करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि यातायात का आवागमन न बाधित हो, नहीं फिर सभा नहीं, आप कई सलाखों के अंदर मिलेंगे। इसी तरीके से आपको आजादी मिली है आवागमन की, पूरे भारत में आवागमन की आजादी मिली है, लेकिन आप पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप जो जनजातीय क्षेत्र हैं, आप वहां नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी। क्या लेना पड़ेगा? इनर लाइन परमिट। और इस इनर लाइन परमिट को ग्रांट कौन करेगा? उस क्षेत्र के डीएम साहब। डीएम साहब से आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। और इनर लाइन परमिट क्यों लेना पड़ेगा जनजातीय क्षेत्र में जाने के लिए? तो ऐसा क्या खास है कि आपको तो आजादी मिली है आवागमन की, फिर आपको परमिट लेना पड़ेगा? परमिट इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आज भी हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में कुछ ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जो लोगों का जीवन है वह आम जनजीवन से भिन्न है। मीन्स वह आज भी आदिम परिस्थितियों में ही या आदिम रीति रिवाजों में ही रह सकते हैं या रहते हैं। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो अपने रीति रिवाजों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, और उनके जो रीति रिवाज है वो आम जनजीवन से अलग है। उसमें उनकी निजता को नुकसान हो सकता है, उनकी संपत्ति को नुकसान हो सकता है, या वो विभिन्न प्रकार के ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिन एक्टिविटीज को आम जनजीवन में मिलाया नहीं जा सकता है। पता चला वो कपड़े ही नहीं पहने और आप वहां पर मल्टीमीडिया मोबाइल ले जाकर आपने उनकी तस्वीरें कैप्चर कर ली और आपने उन तस्वीरों को मिसयूज किया या उसको आपने इंटरनेट पे डाल दिया। अब वो जनजाति लोग हैं वो नहीं जान रहे, लेकिन आपने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए किसी की गरिमामय जीवन का ह्रास किया। इसलिए आपको आबाद रूप से संचरण करने के लिए आप पर प्रतिबंध लगाया गया है, और फिर भी आप वहां जाना चाहते हो तो आप इनर लाइन परमिट लीजिए। इनर लाइन परमिट आपके पास होगा, अगर यदि आपने कोई गलत एक्टिविटीज की तो आपको पकड़ के कुपचे में ले जाया जाएगा। इसी तरीके से आपको आजादी है घर बनाने की या बसने की। आप पता चला नेशनल हाईवे की जमीन पर घर बना लिए, कैसे? या सेना का मुख्यालय है उसी के सामने आपने घर बना लिया? नहीं, किसी दूसरे की संपत्ति पर आपने घर बना लिया, किसी दूसरे की जमीन पर आपने घर बना लिया? नहीं भाई, आपको सेटलमेंट करने का अधिकार है, आपको घर बनाने का अधिकार है, लेकिन आपने अपनी जमीन खरीदिए या किराए पर रहिए। अब पता चला किराए पर रह रहे हो, आपने किराएदार के को घर से बाहर निकाल दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से आपको कोई भी पेशा, व्यापार, व्यवसाय की आजादी मिली है। अब पता चला आप कह रहे हो कि हम भिक्षावृत्ति करेंगे, भिक्षावृत्ति का पैसा करेंगे। नहीं भाई, आप भिक्षावृत्ति का पैसा नहीं कर सकते हो। आप कहते हो कि हमें वकील बनना है या हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। अब कह दो कि आज से हम डॉक्टर हैं और
ऑपरेशन करना शुरू कर दो। नहीं यार, आप डॉक्टर बनना है तो कुछ डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए। आप एमबीबीएस हो, एमबीबीएस के एग्जाम क्वालिफाई करके इसकी पढ़ाई करिए, या बीएमएस होइए, या अन्य विभिन्न प्रकार की जो मेडिकल की डिग्रियां हैं वो कुछ होनी चाहिए। यूं ही नहीं आप दवा देना शुरू कर दिए। आप वकील हैं तो आपको एलएलबी करना पड़ेगा। ये नहीं कल से काला कोट पहनकर आप बैठ जाए कोर्ट में और कहें हमें तो आज़ादी है कोई भी पेशा करने के लिए। अरे पेशा करने की आज़ादी है तो आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए। तो ये था अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन यदि आप स्वतंत्रता का मिसयूज करेंगे तो उन्हीं अनुच्छेदों के सब क्लॉज में आप पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उन प्रतिबंधों के आधार पर आपके साथ फिर वही व्यवहार होगा जो एक क्रिमिनल के साथ होता है। अब हम मूव करते हैं अनुच्छेद 20 की तरफ, और अनुच्छेद 20 में प्रावधान किया गया है अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में। अनुच्छेद 20 प्रावधान करता है अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में। अपराधों से दोष मुक्ति के संबंध। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपने कोई अपराध किया और अपराध कर दिया तो आपको सजा मिली, तो उन सजा के समय आपको कुछ छूटें मिलेंगी, कुछ अधिकार मिलेंगी। उन्हीं के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें पहला प्रावधान ये है कार्येतर विधि से संरक्षण। कार्येतर विधि से संरक्षण दोहरे दंड से मुक्ति और इसी में जो तीसरा बात है वह बात यह है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से मुक्ति। तीनों बातों को समझते हैं। पहली बात है कि कार्येतर विधि से संरक्षण। कार्येतर विधि से संरक्षण का मतलब यह हुआ कि आपने जिस समय क्राइम किया उस समय क्राइम के लिए क्या सजा थी, उसी सजा से आपको सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 2024 में आपने चोरी किया और चोरी करने की सजा यदि 2 माह है, तो जब भी आपके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसका ट्रायल होगा और उसकी जो सजा होगी वह 2 माह ही होगी। क्योंकि मान लीजिए 2026 में आप कोई क्राइम करते हैं या चोरी का ही क्राइम करते हैं और उसकी जो सजा है, चोरी की जो सजा है वह 6 माह हो जाती है। तो आपका जो ट्रायल चल रहा था वो उस ट्रायल में निर्णय आया 2026 में, तो आपको किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो ये 6 माह वाले दंड से आपको दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि 2 माह वाले दंड से ही दंडित किया जाएगा। यही है कार्येतर विधि से संरक्षण। तो कहने का मीनिंग यह है कि इस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है कि आपने जिस समय क्राइम किया और उस समय जो क्राइम की सजा थी उसी क्राइम की सजा आपको आपके निर्णय पर, जजमेंट या आपके मुकदमे पर निर्णय आने के समय दंड मिलेगा। अगला व्याख्या है दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब यह हुआ कि एक क्राइम के लिए एक सजा
इसका मतलब यह हुआ कि आपने चोरी की और चोरी की सजा आपको 1 वर्ष की मान लीजिए मिली और आपने 1 वर्ष जेल में अपना समय व्यतीत कर लिया, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसा कि आपने कभी चोरी ही नहीं किया था। यही होता है दोहरे दंड से मुक्ति। मीन्स एक ही क्राइम के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए यह छूट नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, वह घूस लेते हुए पकड़ा गया, तो पहली सजा इसकी यह हो सकती है इसमें कि विभाग के द्वारा ऐसे कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाए या हटा दिया जाए, और दूसरी सजा उसको न्यायालय के द्वारा दी जाए। तो क्या हुआ, इसमें तो एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा मिली। यस, जो सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको 2 बार सजा मिल सकती है। वो ये नहीं कह सकते कि हमको एक क्राइम के लिए 1 सजा, नहीं, एक क्राइम के लिए 2 सजा। किसको? सरकारी कर्मचारियों को। तीसरी इसमें जो बात है वह आत्म अभिशंसन से मुक्ति दी गई है, यानी कि अपने ही विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप कबूल करो। XYZ कोई व्यक्ति है, Y नाम का व्यक्ति है, जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और पुलिस कहती है स्वीकार करो कि तुमने क्राइम किया है, तो नो, पुलिस के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता इस Y नाम के व्यक्ति को कि आप एक्सेप्ट करो कि आपने क्राइम किया है। मान लीजिए पुलिस आपके साथ ज्यादती करती है, आपको मारती है, पीटती है, तो आपने पुलिस के सामने कबूल कर लेना है, क्योंकि कबूल जब तक नहीं करें हो सकता है पुलिस आपको लगातार पीटती रहे। तो पुलिस के सामने आपने मान लीजिए क्राइम को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो यह पुलिस की जो बात है वह कोर्ट में नहीं मानी जाएगी, और कोर्ट में आप जाकर अपनी बात को रख सकते हैं कि मिलाड, असल में मैं क्रिमिनल तो हूं नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने, मतलब इस पुलिस ने इतना मेरी पिटाई किया कि उस समय की जो सिचुएशन थी वह यही थी कि यस, हम स्वीकार कर लिए, बट रियलिटी यह है कि फैक्ट चेक करवाइए आप, मैं क्रिमिनल नहीं। तो अनुच्छेद 20 प्रावधान करता है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध क्राइम स्वीकार करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अन्य कई माध्यम हैं, फिंगरप्रिंट है, या अब तो नए कानून में पॉलीग्राफी को भी मान्यता मिल गई है। अन्य माध्यमों से, क्राइम सीन के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाए कि व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो फिर तो स्वीकार करना ही पड़ेगा उसको। लेकिन फोर्सफुली किसी व्यक्ति को, बिना गुनाह किए गए व्यक्ति को पकड़कर आप उससे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए या क्राइम स्वीकार करने के लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम संविधान के तहत मिले अन्य महत्वपूर्ण मूल अधिकारों को शामिल करेंगे। उम्मीद करते हैं यह सीरीज आपको समझ में आ रही होगी और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो आज इतना ही, धन्यवाद।